अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं मानव भूगोल की प्रकृति के विषय में जानकारी दूंगा। यह कक्षा 12 भूगोल के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें मैं दो बातों की चर्चा करूंगा। वह है मानव का प्रकृतिकरण और दूसरा प्रकृति का मानवीकरण। तो आइए देखते हैं कि मानव का प्रकृतिकरण क्या है। मानव अपनी प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रकृति से अन्योन्य क्रिया करता है। जिस समाज के पास जितने उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी होती है, वह प्रकृति पर उतने ही प्रभावी ढंग से अन्योन्य क्रिया करने में सक्षम होता है। मानव की सभ्यता के प्रारंभिक चरण में जब उसके पास प्रौद्योगिकी का अभाव था, तब वह प्रकृति की आज्ञा के अनुरूप ही अपने जीवन को ढाल लेता था। जैसे कि वह जंगलों में रहने वाले आदिम समाज के लोग आज भी प्रकृति में प्राप्त कंदमूल फल का भोजन करते हैं, घास फूस की झोपड़ियां बनाकर उसमें रहते हैं, पेड़ों के पत्तों एवं छालों से अपने तन ढकते हैं और कोई बीमारी होने पर पेड़ पौधों के फल फूल पौधों आदि के प्रयोग से उसे ठीक करने का प्रयत्न भी करते हैं। इस प्रकार उनका जो जीवन है वह अपने प्रकृति के दास से अधिक कुछ नहीं है। इसी विचारधारा को नियतिवाद भी कहा जाता है। यही मानव का प्रकृतिकरण है। इसमें मनुष्य प्रकृति के एक अंग के समान होता है और प्रकृति के से प्राप्त विभिन्न पदार्थों एवं संसाधनों का ही उपयोग करता है। वह अपने बुद्धि विवेक या तकनीक से कोई अन्य नई चीज नहीं बनाता है। जैसे आज भी जो आदिवासी समाज है, जो जंगलों में निवास करते हैं, जैसे नागा, संथाल, भील, कोल, टोड, ये सब किस तरह का जीवन जीते हैं। ये इनके विषय में आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि यह जंगलों में रहते हैं, घास फूस की झोपड़ी बना लेते हैं और जंगलों से फल फूल तोड़ कर लाते हैं या जंगली जीवों को शिकार करके ले आते हैं। और कुछ आदिवासी समाज तो उनको कच्चे ही खाते हैं और जिन्होंने आग जलाना सीख लिया है वो उनका भून कर या पका कर उनका भोजन करते हैं। तो इस तरह की जो मानव सभ्यता है, मानव संस्कृति है, उसी को मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। यानी मनुष्य प्रकृति का एक हिस्सा होता है। अब इसका दूसरा जो पक्ष है वो देखते हैं। इसे कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण। इसमें मनुष्य जो है प्रकृति को अपनी तकनीक और प्रौद्योगिकी के माध्यम से परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है और उसे अपने अनुकूल बनाता है। अब इसके विषय में आप जानकारी जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि समय के साथ लोग अपने प्रकृति एवं पर्यावरण को समझने लगते हैं और नई नई प्रौद्योगिकियों के विकास के द्वारा अपने समाज का सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा कर लेते हैं। इस कारण वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं और अपनी प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकृति से प्राप्त संसाधनों के द्वारा नई नई संभावनाओं को जन्म देते हैं। अनेक सांस्कृतिक भूदृश्य जैसे अधिवास, कृषि, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, रेलवे लाइन, औद्योगिक इकाइयों, व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि का निर्माण करते हैं। इस प्रकार मनुष्य प्रकृति पर अपना प्रभाव छोड़ने लगता है। अब वह प्रकृति का सेवक नहीं, स्वामी कहलाना पसंद करता है। इसी विचार को संभववाद के नाम से जाना जाता है और यही प्रकृति का मानवीकरण भी है, क्योंकि इसमें मनुष्य प्रकृति को अपने अनुकूल बना लेता है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि प्रकृति का मानवीकरण क्या है। इसमें मनुष्य जो है वह प्रकृति को अपने अनुकूल बनाने के लिए घर बनाना,
आप जानते हैं कि अगर जंगल में जो समाज रहता है वह धूप से, वर्षा से, हवा से नहीं बच पाता, लेकिन मनुष्य ने अपना घर बना लिया, अधिवास बना लिया, तो वह इन चीज़ों से बच जाता है और इस प्रकार वह प्रकृति के जो प्रभाव हैं उनको रोक देता है या उनसे अपना बच जाता है। यही प्रकृति का मानवीकरण है। एक अन्य विचारधारा जो प्रकृति के मानवीकरण और मानव के प्रकृतिकरण के मध्य की है वह है नवनियतिवाद। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इस विचार को जन्म दिया। वह नियतिवाद एवं संभववाद के पोषक नहीं थे, वरन उनका विचार था कि मनुष्य ना तो प्रकृति का दास है न ही उसका नियंत्रक। उनके अनुसार मनुष्य चौराहों पर खड़े यातायात नियंत्रक की भांति होता है, जो गाड़ियों को कुछ समय के लिए रोक तो सकता है किंतु उनकी दिशा नहीं बदल सकता। इसी तरह मनुष्य प्रकृति द्वारा दी गई अनेकों संभावनाओं में से अपनी इच्छा एवं आवश्यकता के अनुसार कोई भी संभावना चुन सकता है, किंतु वह किसी अन्य संभावना का निर्माण या विनाश नहीं कर सकता। यही इस विचारधारा का सार तत्व है। कुल मिलाकर इस विचारधारा में ग्रिफिथ टेलर महोदय ने यह कहने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य न तो प्रकृति का विजेता है और न ही उसका दास है, बल्कि वह है प्रकृति द्वारा दिए गई अनेकों जो संभावनाएं हैं, अनेकों संसाधन हैं, उनमें से अपनी आवश्यकता, अपनी तकनीक, अपनी संस्कृति और अपने परंपरा के अनुसार वह उनमें से कुछ संभावनाओं को चुनता है या उनका उपयोग करता है और बाकी को छोड़ देता है। तो वह एक स्वतंत्र प्राणी है, लेकिन उतना स्वतंत्र नहीं है जितना कहा जाता है कि वह प्रकृति को बदल नहीं सकता। जैसे मनुष्य ने अपना घर बना लिया है, वह गर्मी से, हवा से, बरसात से बच तो जाता है, लेकिन क्या वह इनको रोक पाता है? न वह गर्मी रोक सकता है, न बरसात को रोक सकता है, न हवा चक्रवात या हवा को रोक सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही है कि अपनी बचत के लिए वह अपनी तकनीक के बल पर प्रकृति में प्राप्त संसाधन का उपयोग करके वह अपने सुरक्षा कर लेता है, अपने लिए नए नए तरह के व्यंजन पकवान बना लेता है, अपनी मनपसंद की कोई भी चीज कर लेता है, लेकिन वह प्रकृति की दिशा को बदल नहीं सकता। यही नवनियतिवाद का सार है। OH.K. स्पेट महोदय ने इसी विचार को प्रसंभाव्यवाद की संज्ञा दी। तो आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।